नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी कलाम की 33 श्रेणी जब परीक्षा जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे। उसी श्रृंखला में बात करते हैं दोस्तों आपकी 33 श्रेणी परीक्षा लेवल 2 के लिए जो आपका फाइनल टेस्ट हुआ था उसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों क्या करने वाले हैं, आपके एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण की बात करें, एनालिसिस की बात करें तो फाइनल टेस्ट 2 के कौन से पार्ट का हम एनालिसिस करेंगे, जो आपका कॉमन पार्ट। कौन सा पार्ट है आपका, जो आपका कॉमन पार्ट, यानी कि जो आपके 80 क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे आपकी साइंस में तो, चाहे आपकी एसएसटी हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी संस्कृत हो। बाकी पंजाबी उर्दू की तो सीट नहीं है ये, इसलिए उनको ये एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा है। इन 5 सब्जेक्ट की बात करें, इन 5 सब्जेक्टों की आपकी रीट मेंस की एग्जाम होने वाली है आपके संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इसी के फाइनल टेस्ट 2 का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपने भी दिया होगा टेस्ट और आपने देखा होगा कि कौन सा पार्ट आपका कमजोर है। वैसे देखिए, हमने सारे एमसीक्यू एनालिसिस किए। पहले हमने कलाम की बुकलेट पूरी एनालिसिस करवाई, आपको एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कंटेंट आपको ऑप्शनों के माध्यम से कवर करवाया। और कंटेंट की बात करें तो इस प्रकार से आप कंटेंट करवाया कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और कलाम की बुकलेट की बात करें तो कलाम की बुकलेट आपकी ऑथेंटिक बुकों का आधार है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक जैसे दिगंत अकादमी है उनकी कॉपी पेस्ट करके ही आपको बुकलेट दी गई है। दोस्तों बात करते हैं आपके फाइनल टेस्ट 2। फाइनल टेस्ट 2 आज आप हुआ था आपका 14 दिसंबर 2025 को, और अब आपका प्री एग्जाम होने वाला आपका 21 दिसंबर को। प्री एग्जाम कब होने वाला आपका रीट का, 21 दिसंबर को टेस्ट होने वाला दोस्तों। और आज इसकी लास्ट डेट भी है आपके रजिस्ट्रेशन की। यदि कलाम की बात करें तो मैं मानूंगा दोस्तों, जो दोस्त आपको देना चाहते हैं उनको देना ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इससे आपको क्या पता चलेगा दोस्तों, इससे पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम से पहले जो तनाव वगैरह है वो आपको ये तो कम हो जाएगा। क्योंकि एक दूसरी चीज़ आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि एग्जाम में माहौल होता है, उसमें घबराहट वगैरह होती है, सभी की होती है, तो वो आपकी कम हो जाएगी। इसके अलावा देखो, ये तो थी आपकी शारीरिक रूप से जो आप इस टेस्ट के माध्यम से आप दूर कर सकते हो। इसके अलावा देखो, आपकी किस बात का पता चल जाएगा इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप प्री एग्जाम देते हो या किसी भी कोचिंग की, मान लो आप फाइनल टेस्ट देते हो, यदि आप ज्वाइन भी नहीं करते हो कोई नहीं, इन फाइनल टेस्ट की पीडीएफ आपके टेलीग्राम के ऊपर आ जाती है। तो इन फाइनल टेस्टों को आप जरूर दें, ठीक है। लास्ट टाइम में जितने टेस्ट होंगे उससे अपने आपको क्या पता चलेगा, इन फाइनल टेस्टों से पता चलेगा जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, इसका मतलब आपका वो टॉपिक तैयार नहीं है। तो आप इन 25 दिनों के अंदर, यानी 21 दिसंबर को प्री एग्जाम होने वाला है, इसके बाद में आपके लगभग आपके 25 दिन शेष बचते हैं, क्योंकि आपके 17 जनवरी से आपके एग्जाम है। तो 25 दिनों के अंदर वो टॉपिक आप तैयार कीजिए जो आपके इस टेस्टों के अंदर गलत हो रहे या फाइनल टेस्टों के अंदर गलत हो रहे हैं। एक रफ कॉपी लीजिए, फाइनल टेस्ट दीजिए। यदि आपका जो टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक का नाम लिखिए, पहले उस टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। यही आपका अलग तरीका है, अन्य विद्यार्थियों को आपको अलग करेगा और आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में हमारी कमजोरी है। तो पूरा सिलेबस लास्ट टाइम में कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। फाइनल टेस्ट चाहे किसी भी कोचिंग के दो, चाहे आपके कलाम के दो, उत्कर्ष के दो, प्रयास के दो, या आपके संकल्प के दो, या आपके सक्सेस पॉइंट के दो, किसी के भी दो, लेकिन इन फाइनल टेस्टों को अच्छे से विश्लेषण करना दोस्तों। और इनमें इन अपनी कमजोरियों को छुपाना मत, इन अपनी कमजोरियों को आधार बनाना, और इन आधार बनाना रफ कॉपी के अंदर उन टॉपिक को नाम लिखना, उन टॉपिक को कवर करना, पहले उन टॉपिकों की रीडिंग मारना, उनके बाद उनके एमसीक्यू करना। आपके एग्जाम में आप अन्य विद्यार्थियों से 10% ज़्यादा नंबर लेके आओगे यदि आप ऐसा करते हो तो, क्योंकि इससे आपके वे टॉपिक तैयार होंगे जो आपकी कमज़ोर है, आपके याद नहीं थे, और आपके इन क्वेश्चन आपके यहाँ से गलत हो रहे थे, ठीक है। बाकी जो सही हो रहे हैं वो आपके एग्जाम के अंदर भी सही होंगे दोस्तों। तो ये तरीका है, इसको जरूर देखना। और साथ साथ आप प्री एग्जाम देना चाहो तो आपको देना चाहिए, देना ही चाहिए। किसी भी कोचिंग द्वारा आयोजित की जाए हो आपकी, चाहे कलाम द्वारा आयोजित की हो, चाहे उत्कर्ष द्वारा की हो, संकल्प भी आयोजित करेगा आपकी, तो उसके भी देना। सभी कोचिंगों के फाइनल एग्जाम जरूर देना। 300-400 रुपये और खर्च हो जाएंगे एक एग्जाम के लिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम में यदि एक एग्जाम यदि आप पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो तो लास्ट टाइम में आप 500 रुपये और खर्च कर दीजिए। अपने आप को एक बेहतरीन बनाइए, उन टेस्टों को दीजिए। टेस्टों के बाद में जो जहाँ से क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उन टॉपिकों को लिखिए, उनको एक बार फिर से पढ़िए, उनकी रीडिंग मारिए। सबसे पहले वो टॉपिक आप तैयार कीजिए। इन 25 दिनों के बाद में आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो अपनी तैयारी के अंदर। यह तरीका था, मैं बता सकता हूँ कि मैंने यूज किया, अपने आप पर लागू किया है, तो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम के ऊपर पेपर आते हैं, उन पेपरों के माध्यम से भी आप एनालिसिस कर सकते हो अपना इन फाइनल टेस्टों के माध्यम से, ठीक है। जरूर नहीं है आप कोचिंग जाने जाओ, काफ़ी दोस्त ऐसे, काफ़ी बहनें ऐसे भी हैं जो गाँव के अंदर तैयारी करती है। तो आप टेलीग्राम के ऊपर जो फाइनल टेस्ट आते हैं
उन फाइनल टेस्टों को एक टेस्ट की तरह समझें और अपने आप को उससे द्वारा अपना आकलन कीजिए। उन टेस्टों में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आप रिवाइज कीजिए, उन टॉपिकों को आप लिखिए अपने नोट कॉपी के साथ साथ, पहले इन 25 दिनों के अंदर उन टॉपिक को कवर कीजिए, ठीक है। बाकी आप लास्ट टाइम में फिर भी आप कर सकते हो, देख सकते हो, बाकी MCQ देख सकते हो लास्ट टाइम पूरे सब्जेक्ट के पूरे, जैसे पूरा टॉपिक वाइज कोई MCQ दिया हुआ है तो वो देख सकते हो। लेकिन इन फाइनल टेस्टों के जो आपके 25 दिन पहले हो रहे हैं तो यहाँ से आप अपने आप को परिवर्तन करने का मौका मिलता है आपको एक तरह का, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों, इसको एक हल्के में मत लेना कि चलो टेस्ट है छोड़ो देख लेंगे, टेस्ट ऐसे PDF आती है PDF को देख लिया, चलो ये हमने देख लिया ठीक है, लेकिन उसमें आपने अपने आप को आकलन कैसे किया। तो आप ज़रूर करना, एक बार ट्राई करना और फिर बताना। आप अपने डायरेक्ट मैसेज के ऊपर कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर आपको कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर पूछ सकते हो दोस्तों। इसके अलावा कमेंट कर सकते हो आप, कमेंट के अंदर भी आपको रिप्लाई हमेशा मिलता है, मैं हमेशा रिप्लाई देता हूं दोस्तों। देखिए आज देखते हैं हम फाइनल टेस्ट 2, आज कंप्लीट करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ और आपकी कहाँ पर कमजोरी रही। यदि आपने फाइनल टेस्ट 2 दिया है तो जो क्वेश्चन गलत हुआ तो उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है यहाँ पर कि आपका गलत क्यों हुआ और आपने क्या कमजोर समझा। और इसके अलावा इन पर यहाँ पर इन फाइनल टेस्टों में ये भी समझना कि आसपास के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, वो मैं सारे आपको यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेश से और भू आकृतिक भूधर से में कौन सा असम्मिलित युग्म है पहचानिए। असम्मिलित युग्म की हमें पहचान करनी है। पहला दे रखा है आपका हड़ौती प्रदेश सुतूर शिखर दे रखा है। आप देखो मैंने आपको कल भी बताया था, कल परसों अपने आपको भौतिक स्वरूप पढ़ाया था आपका नाथ पब्लिकेशन के अनुसार। कलाम की बुकलेट मैंने बहुत ही शानदार तरीके से MCQ करवाई थी, तब मैंने बताया, मैंने टेस्टों के अंदर बता दिया, मेजर टेस्टों के अंदर बता दिया और आज आपको फिर से बता रहा हूँ। सतुर वाला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि अर्धचंद्राकार फाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कौन सी फाड़ियों की, अर्धचंद्राकार फाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, फाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी तो वो कौन सी आपकी सुतुर है दोस्तों। अब आपके डाउट आया होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, जैसे मैंने लिखा कि अर्धचंद्राकार फाड़ी, तो अर्धचंद्राकार फाड़ी कौन से जिले के अंदर पड़ती है दोस्तों, बूंदी के अंदर। कौन से जिले में पड़ती है, बूंदी के अंदर, मैंने बहुत बार बताया आपको। और इस बूंदी की बात करें, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बूंदी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी सतूर। कौन सी आपकी, सतूर। और ये भी पूछा गया कि बूंदी जिले की अर्धचंद्राकार फाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी सतूर है। और बूंदी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, हाड़ौती प्रदेश के अंदर पड़ता है। और इसकी औसत ऊंचाई भी पूछी जा चुकी है 353 मीटर, 353 मीटर। आप देखो यदि आपने ये समझो कि हाड़ौती प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, आप सतुर कर दो तो वो गलत हो जाएगा। हाड़ौती प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपकी चांदबाड़ी। कौन सी आपकी, चांदबाड़ी, जिसकी औसत ऊंचाई आपकी 517 मीटर। कितनी आपकी, 517 मीटर। ये क्वेश्चन भी हमने आपको देखा था जो आपकी मुकुंदरा की फाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर आपकी मुकुंदरा की फाड़ी जो कोटा और झालावाड़ के अंदर फैली हुई है, वहाँ पर हाड़ौती प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपकी सतुर स्थित है दोस्तों। दूसरा दरा दे रखा देखो आपका मध्यवर्ती अरावली दरा देबारी, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। तो मध्यवर्ती अरावली की बात करें तो ये आपके अजमेर जिले के अंदर पड़ती है। ज़्यादातर कौन से जिले में, आपकी अजमेर जिले के अंदर है। और यदि विस्तार पूछे तो आपके सांबर से शुरू होता है इसका विस्तार, सांबर यानी जयपुर से शुरू होकर आपके देवगढ़ आता है, या टोटगढ़ भी आ जाता है आपका, देवगढ़ या टोटगढ़। टोटगढ़ तो आपकी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, टोटगढ़ या देवगढ़, राजसमंद, यानी इसका विस्तार है, ठीक है। क्या है आपका विस्तार, मध्य अरावली का। यहाँ पर बहुत से दरें पाई जाती है। जैसे हमने अजमेर की बात की तो अजमेर में हमने 4 दरें देखे थे। कौन सा, कितने दरें, 4 दरें। जैसे आपका बरदरा, ठीक है, परवेरिया दरा, शिवपुरी दरा, सुरागाड़ दरा। कौन सा दरा, सुरागाड़ दरा। ये दरें हमने आपको एनालिसिस करवाया कि मध्य अरावली की दरें हैं। और देबारी दरा, इसके अलावा 2 दरें और है आपकी मध्य अरावली के अंदर। कच्छवाली आता है आपका, कौन सा दरा आपका, कच्छवाली दरा। इसके अलावा आपका पीपली दरा भी आता है। कौन सा आपका, पीपली दरा। यदि कलाम ने देबारी पूछा है तो आप कच्छवाली दरा और पीपली दरा भी याद करना, क्योंकि ये डीप जा रहा है आपका। इस क्वेश्चन में क्या जा रहा है, डीप जा रहा है। यानी अजमेर की मुख्य दरें ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, बर, परवरिया, शिवपुरी और सुराघाट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा भी सही है। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, गिरवा, तो बिल्कुल राइट है। गिरवा कहाँ पर, आपके उदयपुर के अंदर है। और मैंने एक ट्रिक आपको याद करवाई थी कि भाकर गिरा, यानी भाकर यानी सिरोही के से भाकर कहाँ पर गिरा, उदयपुर में गिरा। ये सब मैंने एक लाइन याद करवाई थी आपको। यानी भाकर तो कहाँ पर बोला जाता है, सिरोही के अंदर, और गिरवा कहाँ पर बोला जाता है आपका, उदयपुर के अंदर। जो आपकी तस्तरी नुमा फाड़ियाँ होती है ना, उसको बोलते हैं आपकी गिरवा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
बाणगंगा, बनास बेसिन और सनवरला, कपराला, लवणीगढ़। तो मैंने आपको पश्चिमी रेतीला प्रदेश बताया था जो आपके राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। भौतिक प्रदेशों की बात करें तब मैंने आपको चीज़ें बताई थी। ये कैसे जिले आपकी लवणी जिले हैं। लवणी देखो आप दे रखा लवणीगढ़ है, ठीक है। और खारे पानी की बात करें, लवणी की बात करें तो कहाँ पर पाई जाती है आपकी पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कहाँ पर पाई जाती है आपकी पश्चिमी राजस्थान पे। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते थे कि लवणी जिले तो पश्चिमी राजस्थान पाई जाती है, लेकिन बनास बाणगंगा बेसिन आपकी बनास बेसिन का भाग है। किसका भाग है आपके बनास नदी का भाग है, यानी बनास नदी बेसिन का भाग है जो आपके पूर्वी राजस्थान में आता है। कौन से राजस्थान में? पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो गलत कौन सा हो जाएगा? गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? असममिलित युग्म पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा दोस्त। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से माय नदी की सहायक नदी नहीं है। आप देखो कल मैंने आपको अफवाह तंत्र पढ़ाया था नाथ पब्लिकेशन का, तभी ये क्वेश्चन करवाया था। कलाम वाली करवाई थी तभी करवाया था। मैंने क्या था, दो चीज़ें याद करना है दोस्तों। देखो अनास माय की सहायक नदी है, चाप आपकी सहायक नदी है, हरण आपकी माय की सहायक नदी है, लेकिन मोरेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट लगाया था मैंने और आपको दो चीज़ें बताई थी कि दो नदियाँ याद करना है, तो मोरेल, एक आपकी मोरेन। तो देखो मोरेन है ना दोस्तों, ये मोरेन तो किसकी सहायक नदी है? आपकी माय की सहायक नदी है। और ये आपकी मोरेल है ना, ये किसकी नदी है? सहायक नदी आपकी बनास की सहायक है। किसकी? आपकी बनास की सहायक नदी है, जो आपके इधर आपके सवाईमाधोपुर के अंदर किससे मिलती है? आपकी बनास में निकलती है, जयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जयपुर से मोरेल नदी निकलती है सवाईमाधोपुर के अंदर। इसके अंदर ऊपर मोरेल बांध भी बना हुआ है। बनास नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में आपकी बनास की अंतिम सहायक नदी आती है आपकी कालीसील। कौन सी आती है? आपकी कालीसील। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है डिटेल से। अब देखो आपको माय नदी आई है, तो माय नदी के बारे में 2-3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो इसका उद्गम स्थल आपको पूछ लिया जाता है। उद्गम की बात करें दोस्तों, इसका उद्गम हुआ आपका अमरोरी की फाड़ी। कहाँ से हुआ आपका? अमरोरी की फाड़ी। अमरोरी की फाड़ी कहाँ पर है दोस्त? एमपी है। और यहाँ के पर एक झील पड़ती है, कौन सी? आपकी महंद झील। कौन सी झील पड़ती है दोस्त? आपकी महंद झील पड़ती है। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में आता है आपका प्रवेश। प्रवेश यानी कहाँ पर प्रवेश? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है कौन से जिले से? आपके बांसवाड़ा जिले से। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। और बांसवाड़ा जिले से कौन से गांव से प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तो आपका खादू गाँव। कौन से गांव में? खादू गांव में प्रवेश करती है। राजस्थान में इसके आकृति की बात करें दोस्तों, तो इसकी आकृति है दोस्तों उल्टे यू आकार की। उल्टे यू आकार की नदी बनाती है। इसके अलावा इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क को कितनी बार काटती है? आपकी 2 बार काटती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी 3 सहायक नदियां और आपकी, जैसे आपकी सोम, माही और जाखम, ये तीनों नदियां मिलकर क्या बनाती है? एक त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ पर एक मंदिर है, कौन सा? आपका बनेश्वर धाम। कौन सा? आपका बनेश्वर धाम। देखो इसे मैंने डिटेल से याद करवाने का प्रयास किया था दोस्तों। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोम नदी। आप देखो मेरी एक आदत से पढ़ के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए, मैं जब तक नहीं बताता तब तक वो क्वेश्चन को पूरा नहीं करता। जैसे सोम नदी, इसका उद्गम स्थल पूछा जा चुका है। आपका उद्गम स्थल कौन सा? आपका बिच्छा मेड़ा की फाड़ी। बिच्छा मेड़ा की फाड़ी। और कहाँ पर पड़ती है दोस्त? बिच्छा मेड़ा की फाड़ी उदयपुर के अंदर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर के अंदर। अब आप बोलोगे सर जाखम, जाखम का उद्गम होता है आपका भौर माता की फाड़ी। कौन सी फाड़ी? भौर माता की फाड़ी। ठीक है, भौर माता की फाड़ी कहाँ पर पड़ती है दोस्त? प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पर पड़ती है? प्रतापगढ़ के अंदर। जाखम बात करें, जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा? आपका जाखम बांध। लो बांध भी आपके टॉपिक है। 81 मीटर है। आप देखो जैसे आपको 81 मीटर दिखे तो आपको चूलिया जलप्रपात याद आना चाहिए। कौन सा? जूलिया या चूलिया, सॉरी चूलिया जलप्रपात। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। और ये कौन सी नदी पर? आपने चंबल नदी पर। देखो मैंने ऐसे जॉइंट किया था कि क्वेश्चन को 1881 इस प्रकार से मैंने आपको याद करवाने की कोशिश किया जाता। महाराणा प्रताप को भामाशा कहाँ पर मिले थे? चूलिया जलप्रपात के ऊपर ही मिले थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है। अब देखो जैसे जैसे जो टॉपिक नाम आता है ना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस इस प्रकार से करवाइए आपको कि जो नाम आपके सामने आ गया ना, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। हमारा क्वेश्चन था माय नदी, और देखो हमने इस माय नदी के आसपास कितनी चीज़ें पढ़ी। दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहलाती है। दक्षिण राजस्थान की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? माय नदी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके सहायक नदी है दोस्त? बनास की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो दे रखा आपका महर्षि नवल राम
कंठालिया। देखो कंठालिया की बात करें, कंठालिया एक जोधपुर के अंदर ही पड़ता है कंठालिया भी। और यहाँ पर तो देखो आप तेरापंथी संप्रदाय देखा था हमने, कौन सा, तेरापंथी, जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। कौन से धर्म से, जैन धर्म से देखा था हमने संत संप्रदाय के अंदर। भिक्षु जी, इसकी स्थापना किसने की थी, आचार्य भिक्षु ने। इनका जन्म होता है आपका कहाँ पर, कंटालिया जोधपुर के अंदर। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। और हमें ये तो पूछा कि सुमलिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या पर। फिर आप पूछोगे सर महर्षि नवल राम का जन्म कहाँ पर हुआ, ये जन्म ही दे रखे सारे। देखो इनका जन्म हुआ था दोस्तों आपके हरसोवा। हरसोवा, हरसोवा कहाँ पर है दोस्त, नागौर के अंदर। कहाँ पड़ता है, नागौर के अंदर। प्रमुख पीठ पूछ ले, नवलदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है दोस्त, तो प्रमुख पीठ है दोस्तों इनकी जोधपुर के अंदर ही। कहाँ पर आपकी, जोधपुर के अंदर। तभी ये क्वेश्चन आपका गलत होने से बच सकते हो, क्योंकि कंटालिया भी जोधपुर के अंदर है और महर्षि नवलराम की जो पीठ है वो भी कहाँ पर आपकी जोधपुर के अंदर है। बाकी ऑप्शनों की बात करें दोस्तों, जैसे रानाबाई हन्नावा, हन्नावा कहाँ पर आपका, नागौर के अंदर। हन्नावा कहाँ पर आपके, नागौर के अंदर है। रानाबाई का खिचड़े का भोज भोग आज भी जगन्नाथ महाराज को लगता है, जो उड़ीसा के अंदर है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर आपके, उड़ीसा के अंदर है। रानाबाई का जो खिचड़े का भोग है आज भी लगता है, नागौर के अंदर है, बिल्कुल राइट है। जसनाथ जी आपकी कतरियासर, कतरियासर कहाँ पर पड़ता है दोस्त, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर आपके, बीकानेर के अंदर है जसनाती। आप सभी को याद याद इनकी रचनाएं पूछ जाती है, समुद्रड़ा, कोंडा, गोरखछंदो। यहाँ पर नृत्य पूछा जाता है, अग्नि नृत्य, जो नृत्य करते समय, क्रिया करते समय फायरे फायरे गुरु के आशा से क्या बोलते हैं, फायरे फायरे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें बताई हुई मेरी। जसनाथ जी ने तपस्या कहाँ पर की थी, गोरखमाल्या टीला के ऊपर तपस्या की थी। टोटल आपको करवाया गया है। लालदास जी धौलीधूप, धौलीधूप कहाँ पर आपके, अलवर के अंदर है। ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। गुलोत गोयतर मुस्लिम थे आपके लालदास जी, ठीक है, अलवर के थे, धौलीधूप अलवर में इनका जन्म हुआ था। तो असम्मिलित युगम कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में लाल पीली मर्दा कौन से जिलों के समूह पाई जाती है। देखो मर्दा का टॉपिक मैंने 2 बार करवा दिया। लाल पीली मर्दा यानी ये क्वेश्चन किसके आधार पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है रंग के आधार पूछा है, ये आपकी राजस्थान का जो कृषि विभाग है जो 14 भागों में मिट्टी को बांट रखा है उसके आधार पर पूछा है। बताओ भाई, पहले तो ये क्वेश्चन आपको मैंने आपसे पूछा है, तो आप कमेंट के अंदर इसका आंसर दीजिए। विशेषताओं की बात करें तो मैंने बताया था कि इस मिट्टी के अंदर आपके ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस की चट्टानों का विकिरण पाया जाता है, यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है, चुनाव ह्यूमस की कमी पाई जाती है, कार्बोनेट की कमी पाई जाती है, ठीक है, नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है इनके अंदर। तो कौन से जिलों में पाई जाती है, मूंगफली सर्वाधिक होती है, कपास सर्वाधिक होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है, विस्तार क्षेत्र, बताओ भाई। नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, बारां करौली, कोटा, सिरोही, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। तो राइट आंसर क्या जगह दोस्तों, सिरोही, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, लोहे अंश की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा हुआ आपका, लाल हुआ है। लोहे अंश की उपस्थिति के कारण ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका रंग कैसा हुआ आपका, लाल हुआ है दोस्तों। मूंगफली, कपास और दालों की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के दोस्त। इनमें से सही सम्मिलित युग्म है, सही सम्मिलित युग्म कौन सा है। कल्याण जी का मेला डिग्गी कल्याण जी का टोंक के अंदर लगता है, कहाँ पर लगता है, टोंक के अंदर। महावीर जी का मेला करौली के अंदर लगता है, कहाँ पर लगता है, करौली के अंदर। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर लगता है। बाबू जी का मेला कोलवंड जोधपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। देखो मानगढ़ धाम, दाबड़ा कांड, गोविंदपुरा हत्याकांड, निमुचना हत्याकांड, बताओ भाई। देखो दोस्तों इसमें डाउट वाला क्वेश्चन है और इसके ऊपर आपत्ति भी दर्ज करवाई गई थी, ठीक है, आपत्ति भी लगी थी इस क्वेश्चन के ऊपर। ये प्रीवियस का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। देखो मानगढ़ धाम है, मानगढ़ धाम आपकी 17 नवंबर 1913 को गठित हुई थी। कब हुई थी आपकी, 17 नवंबर 1913 को गठित हुई थी ये घटना। मानगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्त, बताओ भाई, मानगढ़ फाड़ी कहाँ पर आपकी, बताओ भाई। अरे बांसवाड़ा के अंदर।
बांसवाड़ा के अंदर है आपकी गोविंद गिरी का नाम सुना होगा। उनके देशता में ये सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर आपकी गोलियां चलाई गई थी। इसे मानगढ़ हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। 17 नवंबर 1913 को होता है। इससे भी राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड करते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड या बागड़ का हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो निमोचना हत्याकांड है दोस्त, वो कब हुआ था आपका? हुआ था आपका 14 मई 1925 को। कब हुआ था आपका? 14 मई 1925 को ये हुआ था। आप देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपका? 1919 को हुआ था। कब हुआ था आपका? 1919 के अंदर हुआ था। लेकिन इसको भी अब देखो अधीनस्थ बोर्ड ने क्या माना? निमोचना हत्याकांड ऑप्शन में था तो इसको राइट माना। तो राइट आंसर तो आपका यही होगा जो बोर्ड ने माना है, क्योंकि ये तो 1913 में हो गया था। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की उपज कैसे दे सकते हैं? लेकिन यदि ऑप्शन में यदि निमोचना नहीं आता है तो आपका ये क्वेश्चन भी आपका सही माना गया है। तो यहाँ पर डाउट वाला क्वेश्चन था, तो इसको थोड़ा सा क्लियर भी कर लेना। और यहाँ पर देखो ज्ञानदेव जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी, इस पर भी एक डाउट लगा हुआ था, क्योंकि एक रियासती अखबार था दोस्त। कौन सा आपका? रियासती अखबार। मैंने आपको ये चीज़ें करवाई है वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी बार दोस्त कन्फ्यूज हो जाते हैं और हमारे लिए 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया था कि रियासती अखबार ने भी जो आपकी निमोचना हत्याकांड है इसको क्या बोला था दोस्तों? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला था। तो ये भी आपका सत्य होता है, क्योंकि रियासती अखबार ने भी इसको निमोचना हत्याकांड जो आपका 14 मई 1925 को होता है इसको क्या बोला आपका? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला। लेकिन ज्ञानदेव जी की बात करें, इन्होंने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ साथ दोहरी डायर शाही की उपाधि थी। किसकी? दोहरी डायर शाही की उपाधि की थी। किसको? निमोचना हत्याकांड को। दोनों क्वेश्चनों में आपको डेट भी याद करनी है, डेट भी सीधी पूछी जा चुकी है और ये डाउट भी आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वही बात करें आपके गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड था आपका 13 जुलाई 1923 को। कब था आपका? 13 जुलाई 1923 को। और ये कहाँ पर पड़ता है आपको गोविंदपुरा हत्याकांड दोस्तों? बेगू किसान आंदोलन के दौरान होता है। कौन से किसान आंदोलन में? बेगू किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। और यहाँ पर 2 किसान मारे गए थे, वो कौन थे आपके? रूपा जी और करपा जी। रूपा जी व करपा जी, ये दोनों क्या होते हैं? आपके शहीद होते हैं। दावड़ा हत्याकांड की बात करें, दावड़ा हत्याकांड कौन से किसान आंदोलन से संबंधित था? सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, तो मारवाड़ किसान आंदोलन से था। कौन से किसान आंदोलन से? मारवाड़ किसान आंदोलन से। और ये कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? दावड़ा हत्याकांड। इसकी डेट भी आपकी पूछी जा चुकी है 13 मार्च को। 13 मार्च 1947 को। ठीक है, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन से जिले में पड़ता है वर्तमान में? डीडवाना के अंदर। डीडवाना कुचामन के अंदर। और ये दावड़ा कहाँ पर पड़ता है आपका? डीडवाना के अंदर ही पड़ता है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जा चुका है। इसके अंदर आपके चुनीलाल, ठीक है, ये आपके शहीद हुए थे, जैसे आपके चुनीलाल, नरसिंह, ठीक है, छगन सिंह, मथुरादास माथुर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवाए थे आपको। ठीक है, निमोचना की बात करें तो अलवर किसान आंदोलन से था, अलवर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार का मालवा का पठार का उत्तरी भाग है, विजयन का गार भूमि का पूर्वी भाग है, उपरमाल का पठार का पश्चिमी भाग है, शाहबाद उच्चत्र का उत्तरी भाग। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? मालवा के पठार का उत्तरी भाग। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरमाल की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों? उपरमाल क्षेत्र फैला हुआ आपका चित्तौड़गढ़ के बेसलोगढ़ से, बेसरोडगढ़ से बिजोलिया, बिजोलिया तक ये कौन सा पठार फैला हुआ आपका? उपरमाल का पठार फैला हुआ है। शाहबाद उच्च क्षेत्र कहाँ पर आपका? 12 जिले के अंदर है। कहाँ पर आपके? 12 जिले के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? राजस्थान में 3 प्रकार की तीज मनाई जाती है मुख्य रूप से। वैसे तो आखा तीज भी मनाई जाती है, नहीं 4 तीज होती है, लेकिन तीज की बात करें तो देखो एक तो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया। ये तो कौन सी आती है आपकी? हरियाली तीज। हरियाली तीज, इस दिन क्या होता है आपका? राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर त्योहारों का आगमन, त्योहारों का आगमन कौन लेके आती है आपकी? श्रावण शुक्ल तृतीया ही लेके आती है। एक बढ़ती है आपकी चैत्र कृष्ण तृतीया, आषाढ़ शुक्ल तृतीया। आषाढ़ को शुक्ल तृतीया कौन सी आती है आपकी? आखा तीज आती है, आखा तीज आती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया कौन सी बढ़ती है आपकी? सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज ही बोलते हैं इसको, कजली तीज। सवारी कहाँ पर निकाल जाती है आपकी? बूंदी के अंदर।
सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपकी आती है हरतालिका तीज, वो आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए राजस्थान कला संस्कृति के अंदर, देखना 3 मार्क के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराविद जो कालीबंगा सभ्यता स्थल के उत्खनन से संबंधित थे, कालीबंगा की बात कर रहा है, तो कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। बीके थापर और बीके लाल 1961 में आए थे। ब्रजमोहन और बीके थापर दोनों कब आए थे आपके? 1961 के अंदर आए थे। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? वीएन मिश्र। वीएन मिश्र की बात करें तो आपकी बालातल सभ्यता खोज की थी इन्होंने। इसकी बालातल सभ्यता की 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रयुक्त होने वाला घन वाद्य नहीं है? सांझ, मंजीरा, थाली, खंजरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का आपका? खंजरी नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? खंजरी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। घन वाद्य यंत्र नहीं है, खंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा रेल मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत कौन सा आता है आपका? अजमेर, जयपुर, बीकानेर रहते हो तो आपके जयपुर के अंदर आते हैं पश्चिमी के अंदर, ठीक है। 11 की बात करें, लेकिन कोटा आता है आपका कौन से रेलवे के अंदर? पश्चिमी मध्य रेलवे के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका? जबलपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? गिरिदुर्ग, देखो यानी गिरिदुर्ग यानी पहाड़ी, कौन सा? सिवाना, बिल्कुल। 12 का पहला तो बिल्कुल राइट है। स्थल दुर्ग चोमागढ़, बिल्कुल राइट। स्थल दुर्ग आपका चोमागढ़ जयपुर के अंदर, ठीक है। धाना दुर्ग की बात करें जो जमीन के ऊपर हो, धाना दुर्ग की बात करें जैसे आपका जैसलमेर, जैसे आपका धाना दुर्ग है, ठीक है। मांडलगढ़, मांडलगढ़ आपका भीलवाड़ा वाला की बात करें तो पहाड़ी दुर्ग आपका गिरिदुर्ग ये तरह का। तो ये आपका धाना दुर्ग नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। औदक या जलदुर्ग। और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग कौन सा? काकरोन, कौन से जिले के अंदर आपका? झालावाड़ के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाचते हुए पक्षी का साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। बताओ भाई, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेराट से। नाचते हुए पक्षी का जो साक्ष्य है वो कौन से स्थान से प्राप्त हुआ आपका? बेराट से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बेराट से। खोजकर्ता बताओ भाई, जैसे 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, ठीक है। इसके दयाराम सायनी ने की थी, दयाराम सायनी 1837 के अंदर, 1937। गणेश्वरी खोज की थी आपकी 1977 में आर.सी. अग्रवाल ने। सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्त। 1937 के अंदर की थी। 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट को क्या मिला था? बाबरू शिलालेख। कैप्टन बर्ट को क्या मिला था आपका? बाबरू शिलालेख, जो आपके अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। 1837 के अंदर मिला था ये, ठीक है। इसलिए मेरे को नाम 1837 आ गया। 1937 में दयाराम सायनी ने बेराट सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, उत्खनन क्या था? देखो, खोज और उत्खनन दोनों में अंतर है दोस्तों। एक क्वेश्चन 2 बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कालायन वगैरह आ गए थे आपके बेराट के अंदर, तो खोज तो उन्होंने कर दी थी। उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? दयाराम सायनी ने किया था। क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, डाउट था और मैंने क्लियर करवाया था वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ये नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बांध दे रखे बैराज और अवस्थिति। मैलपुर बांध की बात करें आपकी, कौन से बांध की? मैलपुर बांध। तो ये तो आपकी पार्वती नदी पर है आपकी 12 के अंदर। देखो, नवनेरा बांध आप देख सकते हो कोटा के अंदर, काली सिंध पर है आपका कोटा में। तो ये 4 में आएगा। तो देखो 4 में है, इसमें 4 में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसरादा बांध आपको सभी को पता है सवाई माधोपुर के अंदर है। इसरादा बांध कहाँ पर? आपके सवाई माधोपुर के अंदर है, बनास नदी के ऊपर। तो 2 के अंदर, तो यहाँ पर 2 ईस्वी के अंदर है, लेकिन नहीं यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 है, ये तो सही हो जाएगा आपका। अब कन्फ्यूज आप इनमें हो गए, लेकिन मैंने क्या बता दिया? मैलपुर 3 के अंदर है, तो पहला 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ कहाँ पर हो जाएगा आपका? कुल नदी 12,
कोल नदी बारा के अंदर रामगढ़ बांध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्न में से नाथद्वारा शैली का मुख्य विषय क्या है? नाथद्वारा शैली की बात करें तो कहाँ पर आपके राजसमंद के अंदर है। राज सिंह के समय इस शैली का उदय होता लगभग 1679 के अंदर, जब औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ आदेश दिया था, तब सियाड़ गांव के अंदर नाथ संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी, जो आपके वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई है। कौन संप्रदाय से जुड़ी हुई है? आपकी वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई है। सियाड़ गांव में इसकी स्थापना की थी और आपके विठलनाथ जी को समर्पित है। किसको? विठलनाथ जी को समर्पित है, जो वल्लभाचार्य जी के यानी वल्लभ संप्रदाय जो प्रवर्तक थे, वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ जी, उनको समर्पित है। उन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी, जो पिछवा चित्रांकन के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यानी कपड़े के ऊपर छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं आपके, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति? राज प्रशस्ति आप सभी को पता है कौन सी झील के किनारे स्थित है? राजसमंद झील के किनारे स्थित है। राजसमंद झील के किनारे स्थित है। 25 शिलालेखों पर खुदवाया गया था। काले पत्थर एक कैसे आपके काले पत्थर है, और यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास मिलता है। यहाँ पर किसका मिलता है? आपका मेवाड़ का इतिहास मिलता है। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे माना जाता है? आधुनिक गद्यकार, पद्यकार, ये सारे क्वेश्चन आपको भाषा साहित्य की क्लास बनी हुई है, वहाँ पर करवाया हुआ मेरा। चंद्र सिंह बिरकाली, नानूराम संस्कृता, हिंगलाज दान कविया, शिवचंद्र भरतिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? शिवचंद्र भरतिया को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीमच 1857 क्रांति के संबंध में सही कथन नहीं है। नीमच में क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को हुई थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य बात है, पहला ऑप्शन। साफरा के शासक क्रांतिकारियों की सहायता की थी। बिल्कुल, साफरा के शासक ने इन क्रांतिकारियों की सहायता की थी। बिल्कुल राइट। सावर्स के नेतृत्व में, सावर्स कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? आपके मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के? मेवाड़ के, जिन्होंने दादा टोपे की फांसी का भी विरोध किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नीमच में पूर्ण अधिकार किया। बिल्कुल राइट। और नीमच के जो भागे हुए जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको उदयपुर के जो आपके जगनिवास महल है वहाँ पर शरण दी थी। किसने? सावर्स के सहयोग से ही दी गई थी, मेवाड़ महाराणा के द्वारा। नीमच छावनी पर 2 माह तक क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा। तो गलत हो जाएगा, 2 माह तक क्रांतिकारियों का नियंत्रण नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। 18 शताब्दी क्रांति से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। वो बहुत ही शानदार तरीके से 18 शताब्दी क्रांति की कराई हुई है मेरी, आप क्लास देख सकते हैं डिटेल से। निम्न में से ढोलामारू राधुआ नामक काव्य कीर्ति के नायक वास्तविक नाम क्या था? ढोलामारू राधुआ, साल कुमार, वंद, महेंद्र, नरवर। एक तो महेंद्र भी नाम आता है आपका, एक साला कुमार भी आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? साला कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातीय कार्यक्रम के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? माडा समुदाय राज्य प्रायोजित नीति है। बिल्कुल, माडा समुदाय क्या है? आपकी राज्य प्रायोजित नीति है। बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। माडा समुदाय है नहीं। माडा समुदाय कार्यक्रम जरूर चलाता है आपका शहरी जनजातियों को लेकर। जनजातीय उपयोजना बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले के पूर्ण रूप से सम्मिलित है। बिल्कुल। राज्य में बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम 1979 में प्रारंभ हुआ। एक क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा चुका है कि राज्य में बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1979 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। शहरिया विकास कार्यक्रम 12, देखो शहरिया विकास जिलों 12 के शाहबाद और किशनगढ़ जो पंचायत समितियों में संचालित किया गया। बिल्कुल राइट, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य कथन हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर याद कर लीजिए दोस्तों, माडा जो क्षेत्र विकास कार्यक्रम है आपका, माडा मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1978-79 से। ठीक है। और माडा समुदाय की बात करें तो माडा समुदाय क्षेत्र जहाँ 5000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है, एसटी जनसंख्या 50% हो, उससे अधिक हो, तो 8 जिलों के अंदर इसको चलाया गया था। कितने जिलों में? 8 जिलों में। 8 जिले कौन कौन से थे? जिससे आपकी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, राजसमंद, भरतपुर, सवाईमाधोपुर। ठीक, 11 माडा क्लस्टर बनाए गए। क्षेत्र का समग्र विकास, क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संचालित है। कौन सा? आपका माडा समुदाय। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, इसलिए गलत हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए था नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड दे रखा है आपका ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा इकाई दे रखी है।
तो यहाँ पर दे रखा है तापी ऊर्जा। देखो तापी ऊर्जा मेनावली हनुमानगढ़ में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बरसिंह सर बीकानेर के अंदर है, बेतड़ी फलौदी के अंदर है। तो पहला तो क्या हो जाएगा आपका तापी ऊर्जा आपका बरसिंह सर बीकानेर के अंदर। कहाँ पर आपके बरसिंह सर बीकानेर के अंदर। पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा की बात करें तो 3 ही है आपके, बीठड़ी है, 2 और है आपका। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पवन ऊर्जा कौन सी आपकी तीसरी परियोजना है, कौन सी आपकी तीसरी योजना है बीठड़ी के अंदर। देखो फर्स्ट तो हमने कहाँ पर पढ़ी थी, अमर सागर। पवन ऊर्जा की बात करें अमर सागर जैसलमेर के अंदर। दूसरी पढ़ी थी हमने देवगढ़। सेकेंड कहाँ पर पढ़ी थी, देवगढ़। देवगढ़ कौन सा आपका, प्रतापगढ़ वाला। और तीसरी पढ़ी थी हमने कौन सी, बीठड़ी फलौदी। तो 2-3 में हो जाएगा। जल विद्युत ऊर्जा बताओ भाई। तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ कौन सी नदी के ऊपर है आपकी, चंबल नदी के ऊपर है, बिल्कुल राइट। सौर ऊर्जा मेनावली हनुमानगढ़। सौर ऊर्जा क्या कहा हो जाएगी आपकी, मेनावली हनुमानगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3, 4, 2, 1। देखो कौन से ऑप्शन में 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। देखो रांगड़ी ये आपकी तर्क सत्ता के लिए जानी जाती है, तर्क सत्ता के लिए जानी जाती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मालवीय वह मारवाड़ी की मिश्रण बोली कौन सी आपकी, रांगड़ी है। दावड़ी आपकी मेवाड़ी की बोली है, उदयपुर में बोली जाती है। मारवाड़ी तो राजस्थान में बोली जाती है। तो मागधी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। लौह एशक दे रखा है, काली फाड़ी। लौह एशक दे रखा है आपका, काली फाड़ी दे रखा है। जिप्सम डेकाना नागौर, तांबा खेतड़ी झुंझुनू, रॉक पासवर्ड फतेहगढ़। तो राइट आंसर क्या जगह आपका 23 का, बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 2 जिप्सम डेकाना के अंदर नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो फिर आप पूछोगे सर डेकाना किसके लिए जाना जाता है आपका, टंगस्टन के लिए। किसके लिए जाना जाता है आपका, टंगस्टन के लिए जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। जिप्सम की बात करें, जिप्सम सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है आपका, बताओ खनन क्षेत्र के लिए। कोट मांगलोद ले सकते हो तो नागौर का, गोट मांगलोद। दत्ती माता का मंदिर है ना आपका भाई, दत्तीवती माता का मंदिर कहाँ पर आपका, गोट मांगलोद नागौर के अंदर, जो आपकी कौन सी है, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी कहलाती है। यहाँ पर सर्वाधिक जिप्सम पाई जाती है। गोटन, मांगलोद, बढ़ाना, दाखोरिया, जामसर, बीकानेर भी आ सकता है जिप्सम के लिए। हमीर वाली जैसलमेर वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से रचना और लेखक का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो हाला झलारी कुंडलियाँ, तो इसकी बात करें तो पहला नहीं है दोस्तों। पृथ्वीराज राठौड़, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी कागरन दुर्ग के ऊपर लिखी थी। सूरज प्रकाश कन्यादान, राम रासो, माधवदास दावड़िया, बिल्कुल राइट। नाग दमन सयाजी झूला, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्त राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कौन से चरण के अंदर हुआ था। वर्त राजस्थान के अंदर शंकर देवराय समिति के कहने पर विलय हुआ था आपका। 5वां चरण था, 4था चरण था, 3रा चरण था, 6ठा चरण था। बताओ भाई 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वें चरण के अंदर। 4थे चरण के अंदर तो वर्त राजस्थान मिला था आपका। राम मनोहर लोहिया समिति की सिफारिश पर 4 बड़ी रियासतें आपके राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित हुई थी। फिर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर 5वें चरण के अंदर मत्स्य संघ को मिलाया गया था और संयुक्त वर्त राजस्थान का निर्माण किया गया था। ठीक है, यह 4था चरण हुआ था आपका 30 मार्च 1949 को। और 5वां चरण कब हुआ था आपका, 15 मई 1949, 15 मई 1949 को। 3रा चरण की बात करें तो आपका संयुक्त राजस्थान बना था आपका। कौन सा राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। डेट याद है क्या आपको, 18 अप्रैल को। कौन सी रियासत आई थी, केवल आपकी उदयपुर आई थी और राजधानी उदयपुर घोषित की गई थी। भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमृता देवी के साथ उनकी 3 बेटियों ने खेजड़ी वृक्षों के लिए हेतु बलिदान दिया। अमृता देवी की बेटियों के नाम थे आसू, रत्नी, बागू। तो राइट आंसर क्या जगह आपका 26 का, बताओ भाई। आसू, रत्नी, बागू, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1730 की बात है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना अपने मूल राज्य यानी रियासत के अंदर। देखो सिरोही की बात करें तो आपके वर्दी शंकर ने मुंबई के अंदर की थी।
ठीक है। जैसलमेर की जोधपुर के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जोधपुर के अंदर। भरतपुर की बात करें तो आपके गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हुई थी। तो बचा कौन सा आपका? डूंगरपुर। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। वही स्थापना की बात पूछे आपकी तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपकी 1934 के अंदर। ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी आपकी 1945 के अंदर बीटालाल व्यास द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी आपकी? बताओ भाई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 के अंदर किशनलाल जोशी द्वारा। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी? बताओ भाई। 1944 के अंदर भोगीलाल पांड्या। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ? तो देखो पहले आपकी प्राकृत आई, पाली आई, पाली के बाद में प्राकृत आई, प्राकृत के बाद में संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद में ये विभक्त हुआ था आपका मरु गुजरी शैली से आपका राजस्थानी भाषा का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सौर सेना से आपकी हिंदी का विकास हुआ है। किसका? हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान ने खनिज नीति 2024 के तहत राजस्थान में दोहन होने वाले खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर 2047 तक कितना करने का प्रावधान रखा गया है? 76, 65, 70, 81। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 70। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से राज्य में दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो दूसरा पूछा तो पहला कौन सा है आपको ये बताओ। पहला तो आपका बाड़मेर है। दूसरा कौन सा आपका? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जैसलमेर। और तीसरा कौन सा आपका? जोधपुर। मैप के थ्रू आपको याद करवाया था। और ये 2 जिले से बाड़मेर और जैसलमेर जिनकी 30 से प्लस है। दशकीय वृद्धि दर कितनी है आपकी? 30 प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से लाल कपड़े की छितरी में सोने का खेरा, मूंग का दाना और रत चन्नड़ बांधकर तैयार किया गया बच्चे के गले का आभूषण कहलाता है? झांझरिया, नजरिया, पेजनी, रत्यावड़ी। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नजरिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हुए। पहला ऑप्शन दे रखा आपका अर्धशोषण कटिबंधीय सदाबहार वन राज्य के आबू पर्वतीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं। बिल्कुल राइट। 0.98% क्षेत्रफल फैले हुए हैं। कितने क्षेत्रफल पर? 0.98% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। केवल माउंट आबू सिरोही के अंदर ही पाए जाते हैं। राज्य में मानसूनी वनों में सालर, महुआ, तेंदू आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तेंदू के वृक्ष से क्या बनाई जाती है आपकी? बीड़ी बनाई जाती है। बार बार एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बीड़ी में बी बढ़ाएगा भाई। क्या बनाई जाती है? बीड़ी। ठीक है। सालर, महुआ, महुआ से क्या बनाई जाती है? दारू। सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। बिल्कुल राइट। राज्य में खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष आपके राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में पाया जाता है, यानी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। बिल्कुल सत्य। तीनों सत्य है। तो क्या क्वेश्चन है आपका? तीनों सत्य। तो ABC सत्य। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। वर्ष 2025 में आयोजित निम्नलिखित पर्यटन महोत्सव को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त विकल्प का चुनिए। आबानेरी महोत्सव दौसा के अंदर, पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर, ग्रीष्म महोत्सव आपके सिरोही के अंदर, ब्रज होली महोत्सव आपकी भरतपुर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 33 का। बताओ भाई। सबसे पहले पतंग महोत्सव जनवरी के अंदर, बी आएगा। तो देखो बी इसके अंदर है और फिर इसके अंदर है। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। पतंग महोत्सव कब आता है आपका? जनवरी में आता है। ठीक है। फिर होली आ जाती है आपकी फरवरी के, मार्च के अंदर होली आती है। फिर डी आएगा इसमें, ये गलत हो जाएगा। आबानोरी बाद में आता है। फिर ग्रीष्म महोत्सव गर्मियों के अंदर, फिर आपका आबानोरी महोत्सव आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। BDCA। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांडला आदिवासी समाज की परंपरा है जो थोड़े बदलाव के साथ आज भी युवा पीढ़ी में लोकप्रिय हुई का संबंध है। तंबाकू सेवन, वन बर्मण, द्वार देहरी सजावट से, चमड़ी गुदवाने से। तो वन बर्मण। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? या चमड़ी खुदवाने से। बताओ। तो वन बर्मण तो आजकल छोड़ दिया लोगों ने, चमड़ी पर जो खुदवाने से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल शिव जी का चित्र, त्रिशूल का चित्र आदिवासी ऐसे बहुत बना रहे हैं, ओम का चित्र आपने देखा होगा, फोटो के अंदर भी देखा होगा, या कभी किसी मेले के अंदर जाओ, जैसे खाटू श्याम जी मेले के अंदर जाओ, मेहंदीपुर बालाजी के मेले के अंदर जाओ, तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको खुदवाए हुए लोग, खुदवाने वाले। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट।
राजस्थान स्थित निम्नलिखित वन्य जीवन संरक्षण स्थलों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम बताना है। तो ये आपको जिले याद होने चाहिए कि वन कौन से स्थान कौन से जिले के अंदर है, बताओ भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो वन विहार, वन विहार कहाँ पर आपके धौलपुर के अंदर। तो पहले तो ये धौलपुर आ जाएगा, जवाहर सागर आपका फुलवारी के नाल उदयपुर, बस्सी आपका चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपका वन विहार, फिर जवाहर सागर, फिर बस्सी, फिर फुलवारी के नाल। ऑप्शन नंबर एक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आंदोलन मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाया गया था। मोतीलाल तेजावत आदिवासी के मसीहा या बाबूजी के नाम से जान जाते हैं, तेजावत। बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है आपका जनजातीय आंदोलन के अंदर। मेवाड़ फुकार की बात करें तो मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत 21 सूत्रीय मांग पत्र था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्न असत्य है। अरब सागरीय मानसून से अधिकांश वर्षा राज्य के दक्षिण भाग में होती है। 37 की बात करें, असत्य कथन बात करा तो बिल्कुल राइट। राज्य में कुल वर्षा 90 से 95% जुलाई से सितंबर के बीच होती है, बिल्कुल सत्य बात है। शीतकाल में राज्य पश्चिमी अक्षोभ्य प्रभाव रहता है, बिल्कुल राइट। राज्य में बंगाल की खाड़ी का मानसून अरब सागरीय मानसून की तुलना में कम वर्षा करता नहीं, अधिक वर्षा करता है। सबसे ज़्यादा वर्षा राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कल ये मैंने आपको दोबारा रिविजन करवाया आपका नाथ पब्लिकेशन बुक के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की शहीदी थी, कब लड़ा गया था आपका? 18 जून 1576 को। अभी 450वीं जयंती भी बनाई गई है आपकी। राव नेता सिंह जलाविद्या ने तो क्या किया था आपका? छत्र धारण किया था। महाराणा प्रताप जो घायल हो गए थे तो छत्र धारण किसने किया था? जलाविद्या ने किया था। तो आपका बिल्कुल होगा। 38 की बात करें, 2 बिल्कुल होगा, तो देखो इसमें 2 है, चारों में 2 है। नेता सिंह आपके थे, बिल्कुल राइट। रामदास राठौड़ बिल्कुल थे, ये भी थे आपकी। रामदास ने अपने पुत्रों सहित सभी पूरे परिवार को खो दिया था इस युद्ध में। रामसा तंवर भी थे, बिल्कुल राइट। तो कोर्ट की सहायता से विकल्प की बात करें तो आपके चारों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, हल्दीघाटी का युद्ध। इनमें से राजस्थान में काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा? राजस्थान में काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा आपका? बस्सी चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोलेला राजसमंद किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। इंपॉर्टेंट है, मोलेला राजसमंद कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025 के अनुसार राज्य देश में निम्न में से कौन सी फसल उत्पादन में 50% या 50% से अधिक अंश रखता है? सरसों, राई, बाजरा, ज्वार, तिलहन। तो 40 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? देखो सरसों तो आपकी 45 पॉइंट कुछ है, और बाजरा भी कुछ आपका 47-45 के समथिंग है, लेकिन गंवार आपका ये 50% से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क नमो वन का उद्घाटन कहाँ किया? जॉय बांध पाली, प्रताप बांध अलवर, जाखम बांध प्रतापगढ़ या बिशलपुर बांध टोंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 41 का? प्रताप बांध अलवर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खानवा कहाँ स्थित है? खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका? कितनी मार्च को होता भाई? अरे खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका? 17 मार्च 1527 को आता। सांगा वर्सेज बाबर। तो ये पूछा हमें खानवा कहाँ पर पड़ता है। उस समय तो आपका भरतपुर के अंदर पड़ता था, लेकिन डीग नया जिला बना आपका भरतपुर से अलग होकर। लेकिन खानवा अब भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? 42 में राइट आंसर क्या जगह आपका? भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 डीग जल महलों का शहर, जल महलों की नगरी भी बोलते हैं इसको। 12 के अंदर आबानेरी प्रसिद्ध है भाई, सॉरी आबानेरी तोसा के अंदर प्रसिद्ध है। हॉर्स चट्टाने कहाँ पर पाई जाती है? अभी 12 के अंदर पाई जाती है। सा बात है उच्च भूमि क्षेत्र 12 के अंदर। क्वेश्चन पूछे गए भाई, जो याद आता है वो कर लेना चाहिए। जैसे ऑप्शन देखे हो, क्या याद आ रहा है हमें? 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी मानव शारदा का संबंध किस खेल से? देखो 24 नवंबर से 5 दिसंबर कहाँ पर खेलेंगे? अपने राजस्थान के अंदर खेलेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम स्वर्ण पदक विजेता मानव शारदा का संबंध किस खेल से? साइकिलिंग, जूडो, कुश्ती, शूटिंग। तो 43 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? साइकिलिंग से। पहला पदक भी इसमें जीता था, पहली बार जीता है, तो इंपोर्टेंट भी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किस मंदिर को खंभों का अजायबघर कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, रिपीट क्वेश्चन ये तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, चौमुख जैन मंदिर, रणकपुर पाली। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाली के अंदर है रणकपुर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ को समर्पित है। सितंबर 2025 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया। इस पुनर्गठन के पश्चात राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक मतदान केंद्र है? जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाडो प्रोत्साहन योजना बहुत ही अच्छे से पढ़ाई है मैंने, 7 चरण बताया आपको। फ्लैगशिप कार्यक्रम में भी सम्मिलित है आपके राजस्थान के कार्यक्रम के अंदर भी है। सातों चरण आपको याद होना चाहिए क्योंकि बीच बीच से क्वेश्चन बहुत लिए पूछे गए। पहले 1 लाख थी, वर्तमान में राशि कितनी कर दी गई है बताओ भाई? 46 में 1.5 लाख कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ऊंट निर्यात और परिवहन पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? देखो, ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा की बात करें तो 19 सितंबर 2014 को दी गई थी। कब? 19 सितंबर 2014 को। और इसमें प्रतिबंध और परिवहन पर प्रतिबंध कब लगाया? 2014, 2013, 2011, 2015। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आपका। बताओ भाई, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 2014 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति में 2 कोष स्थापित किए गए, निम्नलिखित में से कौन से 2 कोष इससे संबंधित है? समित कोष, परिचालन कोष, परिचालन कोष, अनुदान कोष, अनुदान कोष, समित कोष, परिचालन कोष एवं आवर्ती कोष। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 समिति कोष एवं परिचालन कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निपुण भारतीय योजना। देखो, ये रिपीट हुआ आपका फाइनल टेस्ट 1 का क्वेश्चन, ये भी आपके फाइनल टेस्ट 1 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। निपुण भारतीय योजना के संदर्भ में निपुण का पूरा नाम क्या है? तो मैंने बताया था आपको, जब आपको करवाया ये योजना करवाई थी आपकी जन कल्याणकारी योजना, तो पूरा नाम पूछा जाता है, नेशनल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल न्यूमरेसी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड न्यूमरेसी डेवलपमेंट। तो 49 का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोपेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई? कौन से स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है? मिडिल स्टेज से, प्रीपरेटरी स्टेज से, सेकेंडरी स्टेज से, फाउंडेशन स्टेज से। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 मिडिल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में निजी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षाएं PP+3, PP+4, PP+5 उपरोक्त सभी। तो क्या उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा PP+3। सारे क्वेश्चन करवाए हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखो, आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर, डरबी टेक्सटाइल, ये भी आपका फर्स्ट टेस्ट के अंदर भी आया था। देखो, यहाँ पर ये सिर्फ कर सकते हो आप, पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल। तो पायराइट्स का एकमात्र है सलादीपुर सीकर के अंदर। तो D4 के अंदर देखो ये क्या आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 का। सीधा सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे आदित्य चित्तौड़ मैंने बताया अभी चित्तौड़गढ़ के अंदर, डरबी टेक्सटाइल जोधपुर के अंदर, कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड कारखाना जयपुर के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। C और D ऑप्शन। जून 2025 में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने देश को राजस्थान लोक सेवा आयोग देश के अध्यक्ष के रूप में चुना था। उत्कल रंजन साहू को चुना था, 42वें थे, 40वें थे। 2 ऑप्शन आए हुए आपके 42वें और 40वें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 53 का। बताओ भाई, 40वें थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में सम्मिलित छाटिए। सम्मिलित में छाटना, कौन सा सम्मिलित है? सही छाटना। धारा 2N विद्यालय की परिभाषा दी हुई, तो धारा 2N के अंदर आपकी विद्यालय की परिभाषा नहीं दी हुई है दोस्तों, गलत हो जाएगा। धारा 2F के अंदर दुर्बल वर्ग के बालक सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किन 2 जिलों को
राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? बांसवाड़ा, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर, सलूम्बर। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर और सलूम्बर का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान आरटी ही नियमावली 2011 के अनुसार राजस्थान में प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि कितनी है? 6 माह, 3 माह, 4 माह या 2 माह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 माह। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एनईपी 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में 17 सितंबर 2025 को चलाया गया अभियान जिसमें 10 मिनट तक सामूहिक पठन करवाया गया है वह है प्रकर 2.0 मौखिक पठन पर्व है, रीड ए थोन लहर। ये सारे क्वेश्चन वैसे ही पूछे जा चुके हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रीड ए थोन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नहीं है? यह आपकी फ्लैगशिप योजना दे रखी है। कौन सी योजना का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग नहीं है? मुख्यमंत्री अटल नारी पेंशन योजना 58 की बात करें जिसका है आपका पालनहार योजना। कालीबाई भील उड़ान योजना का सामाजिक न्याय विभाग नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कालीबाई भील उड़ान योजना कौन सा आपका? महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। लाइव कक्षाओं के जरिए बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करवाने हेतु राजस्थान शिक्षा विभाग एवं मिशन ज्ञान के संयुक्त प्रयास से चलाया गया अधिगम नवाचार कौन सा है? ई परीक्षा वाणी, ई पाठशाला कार्यक्रम, ई प्री बोर्ड कार्यक्रम, ई परीक्षा कार्यक्रम। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई पाठशाला कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के छात्रों की संख्या 247 है तो प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त न्यूनतम कितने शिक्षक होने चाहिए? आरटी नियम 2009 के अनुसार 6, 7, 8, 9। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 7 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? समेकित शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा या सामान्य शिक्षा। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? 62 की बात करें तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 62 का? सरसों अनुसंधान केंद्र, रेपसीड अनुसंधान केंद्र आपके भरतपुर के अंदर है, 3 है। तो देखो चौथा ऑप्शन तो आपका वैसे गलत हो जाएगा। श्रेणी के विद्युत अनुसंधान विकास केंद्र, श्रेणी के विद्युत विकास अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो आपका बीकानेर के अंदर। कहाँ पर आपके? बीकानेर के अंदर। दूसरा 4 के अंदर होगा। तो दूसरा 4 इसी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर के अंदर, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। तो बिल्कुल राइट। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन बोर्ड कहाँ पर बच गया फिर आपका? जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर आपकी? जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 सितंबर को गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किस राजस्थानी को प्रदान किया गया? मेद समीर गोविंद जमगनी को, वेद प्रताप राव जाधव को, वेद बनवारी लाल गौड़ को, वेद सुमंत व्यास को। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद बनवारी लाल गौड़ को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की पैराशूटिंग खिलाड़ी अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया? F46 श्रेणी, SH1 श्रेणी, SH11 श्रेणी, SH6 श्रेणी। SH11 श्रेणी के अंदर 10 मीटर राइफल के अंदर आप खेल पूछे तो कौन सा आपका पिस्टल वाला खेल है? किसका? अवनी लेखरा का। और कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ये आपके जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है और मैंने ये सारी क्वेश्चन आपको अपनी क्लास करवाई थी राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों के अंदर। ठीक है, अवनी लेखरा हो, बाकी खिलाड़ी हो, चर्चित खिलाड़ी मैंने करवा दिए। प्रतियोगिता मैंने करंट के अनुसार आपको बताया कि करंट के अनुसार याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के संबंध में असत्य कथन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल राइट। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद आप कमेंट में बताओ भाई, कौन से अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है?
अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 161, बताओ कौन से के तहत करता है? अनुच्छेद 164 के तहत, एक के तहत। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, बिल्कुल सत्य। मंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं, नहीं राज्यपाल के समय। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। राजस्थान में अधिकतम 30% हो सकते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य। 30 मंत्री, अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। 15% हो सकते हैं, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हिलगार्ड के शब्दों में अभिप्रेरणा को किन 3 तत्वों का योग कहा है? उसमें चक्र का अंतिम चरण कौन सा? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रनोद, उद्दीपक, संज्ञा। तो आपका अंतिम चरण कौन सा भाई? बताओ भाई, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये किसका प्रतीक चिन्ह है? इंस्टाग्राम का है। ये किसका? आपका शेयर चैट का है। तो पहला 4, दूसरा, तीसरा 2, पहला 3, पहला 3, तो ये 2 ऑप्शन चल जाएंगे। और तीसरा किसमें आपका? 2 के अंदर, तीसरा 2 के अंदर ये रहा आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का। ऑप्शन देख लो, पहला 3, दूसरा 4, किसका? आपका फ्लिकर। ये किसका बच गया? आपका नाम से भी पता चल रहा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे बच्चों का रिश्तेदारों को अपने खिलौने दिखाता है। छोटे बच्चों का रिश्तेदारों को अपने खिलौने दिखाता किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? मार्गीकरण, अवधान केंद्रण, युक्तिकरण या प्रक्षेपण। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका अवधान केंद्रण। मस्तिष्क प्रकंपन विधि किन बच्चों को जांचा जा सकता है? प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़े, सृजनात्मक। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सृजनात्मक बालकों को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में सत्य कथन है। एक क्रिप्टोग्राफिक वैल्यू होती है जो डेटा और गुप्त कुंजी के कैलकुलेट की जाती है, बिल्कुल सत्य। यह संदेश प्रमाणीकरण की निजी कुंजी है, नहीं। डिजिटल हस्ताक्षर की न्यूनतम आवश्यकता व्यवसाय के अनुप्रयोग पर पड़ती है, नहीं। यह एक तकनीक है जो एक व्यक्ति या संस्था को डिजिटल डाटा से बांधता है, बिल्कुल राइट। तो ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इस परिभाषा के जनक कौन है? बहुत बार आपकी रिपीट हुई है, पील इसके जनक है। लास्ट टाइम 2022 में भी पूछी गई थी। विकास का सिद्धांत नहीं है, देखो विकास संचय और निरंतरता का सिद्धांत तो विकास आपका है, ठीक है। यादृच्छिक और पलटावी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डिक्सा ऐप के लिए विकसित किया गया चैटबॉट है? चैट जीपीटी, ILA, आस्क तारा, आस्क दिशा। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आस्क तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ए बच्चा संग्रहण, सुप्त काम प्रवृत्ति, मिथ्या परिपक्वता जैसे गुणों से परिपूर्ण है। एरिक एरिक्सन के अनुसार उसका मनोसामाजिक गुण हो सकता है सामर्थ्य, देखभाल, उद्देश्य, कर्तव्य परायण। कौन सी अवस्था के अंदर है? मिथ्या परिपक्वता के अंदर है, सुप्त काम प्रवृत्ति है, संग्रहण की अवस्था है। तो 76 का राइट आंसर की भी क्या हो जाएगा? सामर्थ्य। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में असम्मिलित है। लिंग व्यक्तिगत कारक है, ये आपका असम्मिलित है, ये कोई कारक नहीं है आपका। IQ व्यक्तिगत कारक है, विद्यालय सामाजिक कारक है, रीति रिवाज सामाजिक कारक है, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। फ्लैश मेमोरी डिवाइस है, यह आपका ICT क्वेश्चन है। NVMe आपकी डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्य कथन, थकान के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु थकान अधिगम को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। परिपक्वता के कारण आया परिवर्तित अधिगम नहीं है, परंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, बिल्कुल सत्य, दोनों सत्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। फ्रायड द्वारा निम्न में से किस विधि का प्रयोग मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था? किसने? फ्रायड ने। यह सिद्धांत पूछा जा चुका है आपका। फ्रायड द्वारा निम्न में से किस विधि का प्रयोग मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत नहीं किया? त्रुटि अध्ययन, सोपान विश्लेषण, मुक्त परिचर्चा या वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली का। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में गिगो का क्या अर्थ? बताओ भाई। गलत इनपुट, अविश्वसनीय प्रोग्राम के कारण होने वाली त्रुटियां। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। संवेगात्मक बुद्धि के विचार व अभिप्राय निम्नलिखित में से किस अन्य बुद्धि के भावार्थ से मिलता जुलता नहीं है? सामाजिक बुद्धि, गठकीय बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गठकीय बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये थे आपके 80 क्वेश्चन कॉमन पार्ट के क्वेश्चन जो आपके फाइनल टेस्ट 2 के अंदर हुए थे। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा धीरे बोलने का प्रयास किया गया, हो सकता है आपको थोड़ी आवाज़ कम लगे, लेकिन फिर भी अच्छे से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। आपको वो चीज़ें बताई गई जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चनों की प्रकृति आप किस प्रकार से जान सकते हो वो यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने पहले किए, जिन्होंने एमसीक्यू क्लास अपने साथ किए तो हमने सारे बुकलेट को कवर किया और मैंने बहुत ही बार आपका ये बार बार ये क्वेश्चन जो रिपीट करवाए थे कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, वहाँ से पूछा जा सकता है, तो लगभग क्वेश्चन आपके वही पूछे गए। ये जो क्वेश्चन एग्जाम के आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से कलाम पेपर बना रहा है, टेस्ट पेपर बना रहा है और उन सभी टॉपिकों को कवर करवाने का प्रयास करवाया जा रहा है इस टेस्टों के माध्यम से। तो बहुत ही अच्छे पेपर थे, बहुत ही शानदार पेपर था। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट के अंदर जरूर बताना और ये क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट में बताना। और साथ में जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी आपको। टेलीग्राम चैनल का नाम अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।